हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। द मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड विशेस यू अ सक्सेसफुल एंड prosperous न्यू ईयर. Secondly, for the CLAT aspirants, an important announcement that the window for CLAT application has already been opened at the NLU Consortium website. Please visit the website and fill the form within time, and don't wait for the last day, because normally filling the form during the last day there are internet hiccups also. So start the process early. Now moving towards news for today. आज का जो न्यूज़ है दो टाइप से इम्पोर्टेंट है. एक तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो जो अभी जो गया है जो साल उससे कंटिन्यूड हैं. बहुत सारे न्यूज़ उनमें जो न्यू डेवलपमेंट हुए हैं. तो न्यूज़ जो आज है इट विल आल्सो हेल्प यू इन रिवाइजिंग द what has happened in that particular issue till now, and what are the new developments. Then moving towards the editorial section. आज का एडिटोरियल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द national security policy of Pakistan and its implication, and how it can be made better, and why cooperation with India is very necessary for Pakistan to effectively implement that policy. Then we will also discuss about the government scheme Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana. What is that scheme? How the better implementation can be made. Then हम और भी डिस्कस करेंगे थोड़ा उस न्यूज़ के बारे में अबाउट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर रिलेटेड टू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़. जो फर्स्ट न्यूज़ इज यहाँ पे ₹8 lakh इनकम इज द रीजनेबल कैप फॉर EWS कोटा. सुप्रीम सेंटर टेल्स द सुप्रीम कोर्ट. तो ये इशू क्या है? तो इशू इट स्टार्ट्स व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस OBC एंड EWS कोटा. तो इन ऑल इंडिया कोटा फॉर मेडिकल सीट्स. जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो अपने मेडिकल कॉलेजेस के जो कुछ सीट्स होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा में डालते हैं. ठीक है ना, AIQ ऑल इंडिया कोटा. इसमें पहले OBC और EWS को रिजर्वेशन नहीं था, बट लेटर ऑन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. Then a petition was filed in the Supreme Court. Then the question came कि ₹8 lakh income जो है for both the category OBC as well OBC determining OBC creamy layer, okay, and EWS category. ये दोनों के लिए सेम कैसे है? Because if you will just see the socio-economic background of both the OBC and EWS, they both are different. तो इसके बाद सेंटर ने कहा था कि दे आर गोइंग टू री एग्जामिन इट. सो सेंटर ने एक कमिटी बताया था. देन दैट कमिटी हैज़ कम अप विद द रिकमेंडेशन दैट दिस ₹8 lakh income limit for EWS quota is feasible. and why it is feasible? So it is over here कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें OBC और EWS में, तो EWS में जो ₹8 lakh जो इनकम लिमिट है इट इज़ मोर स्ट्रिंजेंट एज कम्पेयर टू OBC. नाउ व्हाई इट इज़ मोर स्ट्रिंजेंट? सो इफ यू विल जस्ट सी कि EWS में जो ₹8 lakh इनकम लिमिट होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर इनकम. ओके, जो पास्ट ईयर में अगर ₹8 lakh से ज़्यादा इनकम हुआ तो EWS कोटा नहीं मिलेगा. बट OBC के लिए ये हम लास्ट 3 years के लिए देखते हैं. So if you will just see the important points over here, so the EWS criteria relates to the financial year which is prior to the year of application. ठीक है, जैसे कि इस साल किसी को अगर अप्लाई करना है EWS कोटा के लिए तो पिछले साल का इनकम देखा जाएगा. अगर OBC कैटेगरी की हम देखें तो यहाँ पे इट इज़ फॉर द 3 consecutive years. सेकेंडली, अगर हम OBC की बात करें और हम जब डिटरमाइन करते हैं OBC के क्रीमी लेयर का कट ऑफ, तो जो सैलरीज एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशन से जो इनकम होता है उसमें वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है. ओके, बट इफ़ यू सी द EWS कोटा, सो ऑल दिस इनकम्स आर इंक्लूडेड इन EWS कोटा. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट आर द अदर रिकमेंडेशन. सो द अदर रिकमेंडेशंस आर कि फ्यूचर में EWS में एक्सक्लूड इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम a person whose family has 5 acres of agricultural land and above, and the residential asset criteria ये EWS में होता है, OBC में नहीं. that can also be removed. But center is saying that for this year we cannot revise the criteria because already it will delay the admission process, and next year the criteria can be reviewed.
Now coming to the next news, census first phase NPR data collection deferred till September. तो यहाँ पे जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, सो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को पहले हम समझ लेते हैं. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो यहाँ पे होता है, इसमें यूजुअल रेसिडेंट्स के एनुमरेशंस होते हैं. यूजुअल रेसिडेंट्स. नाउ हु आर दिस यूजुअल रेसिडेंट्स? तो यूजुअल रेसिडेंट्स वो होते हैं, they are not citizens. So you should not confuse usual residents with citizens. Citizens के लिए अलग से डेटा होता है, that is called as National Register for Citizens और NRC. अब NPR क्या होता है? NPR में वो सारे इंडिविजुअल्स के डेटा होंगे who are usual residents, means those who are living in India for past 6 months or they intend to live in India for the next 6 months. इसमें citizens भी हो सकते हैं और नॉन सिटीजन्स भी हो सकते हैं. जो NPR डेटा जो कंपाइलेशन होता है सेंसस में, इट इज़ अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप रूल्स 2003. अब यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे ये है कि जो सेंसस का जो फर्स्ट फेज डेटा कलेक्शन था, दैट इज़ हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस एंड अपडेटिंग ऑफ NPR, ये फर्स्ट फेज में जो होने वाला था, इट हैज़ बीन डिफर्ड टिल सितंबर विच वॉज गोइंग टू बिगिन इन अप्रैल 2020. तो जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, इन्होंने दिसंबर में इन्फॉर्म किया था स्टेट्स को दैट द फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुका एंड पुलिस स्टेशंस हैड बीन पोस्टपोन्ड टिल जून 2022. अब यहाँ पे देखिए, ये फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? जब कभी भी सेंसस होता है, ठीक है, तो उसके 3 महीने पहले ही फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज हो जाती है. इसका मतलब द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ न्यू तहसील, न्यू पुलिस स्टेशन, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स, वो फ्रीज कर दिया जाता है 3 महीने पहले ही. तो अब वो जो फ्रीजिंग का जो डेट है, इट हैज़ बीन सस्पेंडेड टिल जून 2022 और इसके 3 महीने बाद ही सेंसस होना स्टार्ट हो सकता है, दैट इज़ सितंबर 2022. द नेक्स्ट इज़ अबाउट द वुमेन इशू. तो यहाँ पे एक ऐप का नाम है, दैट इज़ कॉल्ड एज बुल्ली बाई, विच हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द गिटहब. And now it is very problematic app. It is derogatory to women, so it has been put out and the complaint has been filed with the Delhi police and Mumbai police. Coming to the Pegasus issue. Now Pegasus issue में पहले हम देख लेते हैं कि इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 2019 में सबसे पहले ये इशू सरफेस हुआ था, दैट इज़ हैकिंग ऑफ व्हाट्सएप अकाउंट्स यूजिंग द Pegasus सूट ऑफ स्पाईवेयर. now ये Pegasus सॉफ्टवेयर है, it is manufactured by, it is built by the Israeli company. उस Israeli company का नाम क्या है? Please write me in the comment box and also write me in the comment box the country which has banned that group few months back. So अब यहाँ पे क्या होता है कि 2019 में पहली बार ये इशू रिपोर्ट होता है कि कुछ लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया गया है. Then in 2021 again the issue comes up that the phone has been tapped of various people from politics, जर्नलिज्म एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके चलते पहले क्या होता है कि वेस्ट बंगाल एक कमेटी बैठाती है टू इन्वेस्टिगेट दिस इलीगल सर्वेलेंस, यू कैन से. देन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगाती है और सुप्रीम कोर्ट अपना एक कमेटी एस्टेब्लिश करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस R.V. रविंद्रन. अब इस टेक्निकल कमेटी का जो मैंडेट है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है. टेक्निकल कमेटी ने नोटिस निकाला है, पब्लिक नोटिस, कि कोई भी सिटीज़न जो है जिनको ये शक है कि देयर मोबाइल फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स वेर इन्फेक्टेड विद द इजरायली मिलिट्री ग्रेड मालवेयर और पेगासस, वो रिपोर्ट कर सकते हैं इस कमेटी को. नाउ इसका जो मैंडेट है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही बहुत ही वाइड रखा है. एक तो इसका मैंडेट ये है कि यहाँ पे कमेटी को इंक्वायर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और डिटरमाइन करना है कि पेगासस जो सॉफ्टवेयर है या स्पाईवेयर है, इसको फ़ोन पे कैसे यूज़ किया गया था, डिटेल्स हैं विक्टिम्स के वो निकालने पड़ेंगे, पर्सन्स हु हैव बीन अफेक्टेड बाय सच एन अटैक. देन सेकेंड मैंडेट इज़ दैट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दैट जब सेंटर और स्टेट ने जब इस स्पाईवेयर को यूज़ किया अगेंस्ट देयर ओन सिटीजन्स, was that surveillance, was it authorized by any law in the country. Now the next mandate is कि जस्टिस रविंद्रन पैनल को ये भी सजेशंस देना है कि हाउ टू एनहांस एंड इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स एसेट्स. नाउ
The next important news is draft National Air Sports Policy. So the Ministry of Civil Aviation, the government has come out with the draft national policy for air sports. अब इसके जो important points है पहले वो देखते हैं. पहली बात तो ये है कि it is going to require the entities which are providing this services to be registered, and they will be liable for penalties. The second most important thing is to regulate this air sports in India. There will be 2-tier structure. ओके तो जो सबसे अपेक्स बॉडी होगा वो होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद एयर स्पोर्ट्स में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, पैरा मॉनिटरिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए एक एसोसिएशंस बनेगा. नाउ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने के लिए उनके अपने एक एसोसिएशंस होंगे और इनके टॉप पे होगा एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. अब एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? सबसे पहले वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. सेकेंड, इट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फ्रॉम इंडिया एट द फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनले जो लाउजेन में है, फ्रांस में. उसके बाद द सेकेंड विल बी that is going to provide governance over various aspects of air sports including regulation, certification, competition, awards and penalties. उसके बाद जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होंगे उनके क्या फंक्शंस होंगे, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स रिलीज़ करेंगे फॉर इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल ट्रेनिंग और डिसिप्लिनरी एक्शंस भी नोटिफाई करेंगे अगर कोई इस रूल्स को नहीं मानता है. सेकेंड, जितने भी पर्सनस हैं या एंटिटीज़ हैं who will be providing these air sports services, they have to be registered as the members of the air sports associations, respective air associations. उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एरियाज़ हैं इंडिया में विच आर पॉपुलर फॉर एयर स्पोर्ट्स. फॉर एग्जांपल बीर बिल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश, गैंगटोक इन सिक्किम, देन हडपसार इन महाराष्ट्र एंड वागामोन इन केरला. These areas will be declared as control zone for air sports. The second is कि schools or colleges they will be include to air sports in their curriculum. Next है कि ये policy also it wants to promote the domestic design, development and manufacturing of air sports equipment under the आत्म भारत अभियान. उसके बाद यहाँ का जो GST रेट होगा एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे वो 5% या लेस होगा. द नेक्स्ट इज अबाउट द मलाबार एक्सरसाइज. तो जो मलाबार एक्सरसाइज है इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जो क्वाड के मेंबर्स हैं. दे आर इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. जो इंडियन नेवी है वो विशाखापट्टनम में लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होस्ट करने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज मिलान एट द एंड ऑफ फरवरी इन दिस ईयर. यहाँ पे थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि चाइना ने अभी एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जिसका नाम है मिंग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो म्यांमार को दिया है. म्यांमार के पास अब 2 सबमरीन है, एक जो इंडिया ने दिया है, दूसरा जो चाइना ने दिया है. सो कमिंग टू द मलाबार एक्सरसाइज. सो मलाबार एक्सरसाइज दिस ईयर 2 फेज मीन्स लास्ट ईयर 2021 में इट वॉज हेल्ड इन 2 फेज, वन इन गुआम इन पैसिफिक ओशियन, द सेकेंड इन बे ऑफ बंगाल. नाउ फ्रेंड्स, देयर इज ऑल्सो अ न्यू क्वाड ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टर्न क्वाड जो कुछ मंथ पहले अनाउंस हुआ था. उसमें भी इंडिया एंड यूएस आर द मेंबर्स. हु आर द अदर 2 मेंबर्स इन द न्यू क्वाड? प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. द सेकेंड इज तालिबान प्रॉमिसेस टू कीप एम्बेसीज सेफ. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफ़गानिस्तान को, तब से वहाँ पे इंडिया की एम्बेसी नहीं है. अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें जैसे चाइना, रशिया, दे ऑल आर हैव द फंक्शनिंग एम्बेसी ओवर देयर. नाउ यहाँ पे जो तालिबान है इट इज़ प्रॉमिसिंग टू कीप द एम्बेसी सेफ. एट द सेम टाइम इंडिया इज़ ऑल्सो गोइंग टू सप्लाई COVID-19 वैक्सीन्स एंड फूड ग्रेन्स. So friends, we already know that after the Taliban takeover and since the harsh winter has approached, so Taliban में फूड का बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, एसेंशियल गुड्स के बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है. तो इंडिया ने पहले ही वॉलंटियर किया था टू सप्लाई 50,000 के टन्स ऑफ वीट टू अफगानिस्तान थ्रू पाकिस्तान. ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट दी ऑक्सफैम. इंडिया सेज वर्क इन 16 स्टेट्स विल बी अफेक्टेड. तो ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग IIT दिल्ली,
ऑक्सफैम, देन हमने पहले किया था मिशनरी ऑफ चर्च। इन सब के जो FCRA जो हैं वो रिन्यू नहीं हुए हैं। FCRA दैट इज़ कॉल्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो जितने भी NGOs जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं दे हैव टू रजिस्टर विद द होम मिनिस्ट्री अंडर द FCRA, और इन सबको एक बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है इन द डेजिग्नेटेड SBI ब्रांच विच हैज़ बीन डेजिग्नेटेड बाय होम मिनिस्ट्री। उसके बाद इन्हें हमेशा अपना एप्लीकेशन रिन्यू कराना पड़ता है सो दैट दे कैन एक्सेस देयर फॉरेन फंड। सो कुछ इम्पॉर्टेंट जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके FCRA लाइसेंसेस रिन्यू नहीं हुए हैं, एंड दैट्स वाई नाउ until the renewal they will not be eligible for foreign funds. Now coming to the House panel on marriage age which has only one woman MP. तो यहाँ पे we are discussing about the prohibition of child marriage amendment bill जो इस विंटर सेशन में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। बाद में क्या हुआ कि इट वॉज रेफर टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स। इस बिल का एम क्या है? इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स फॉर द गर्ल्स और वुमेन। अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, इसको जो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं विनय सहस्रबुद्धे, एंड दिस इज़ द राज्यसभा कमेटी। यहाँ पे जो वुमेन है सिर्फ एक ही हैं, एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम द तृणमूल पार्टी। her name is MP Sushmita Dev. Now 6 lakh adolescents register for vaccination. So friends, हम पहले से जानते हैं कि इंडिया के वैक्सीनेशन पॉलिसी को एक बार फिर से अपडेट किया गया है। So just for a revision, from January 3rd means today, now on CoWIN portal, children aged 15 to 17 years now they can register themselves and they will get Covaxin. ठीक है, कोविशील्ड को अलाउ नहीं किया गया है, अभी कोवैक्सीन को अलाउ किया गया है। देन द नेक्स्ट इज दैट फ्रॉम January 10, ये न्यूज़ हमने पहले भी किया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड 60+ ईयर्स विद कोमॉर्बिडिटीज दे कैन ऑल्सो रजिस्टर देमसेल्फ फॉर वैक्सीनेशन दैट इज कॉल्ड एज बूस्टर डोज। ओके, तो हम जैसे कि जानते हैं कि ओमिक्रॉन केसेस बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं, स्पेशली हमने पिछली न्यूज़ में किया था पिछले वीक दैट अर्बन सेंटर्स आर द एपी सेंटर फॉर ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो यहाँ पे हमने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, इन सब एरियाज़ को हमने देखा था, बेंगलोर, दैट हियर द डिजीज इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। सो कीपिंग दैट थिंग इन अकाउंट, नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट द वैक्सीनेशन विल ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर एडोलेसेंट्स बिटवीन 15 to 17 ईयर्स ऑफ एज, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए भी बूस्टर डोज अब लगेगा। सेकेंड इज दैट सम न्यू वैक्सीन वर क्लियर्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सो दे वर कोवोवैक्स। ओके, सो कोवोवैक्स, देन कोर्बेवैक्स, दे बोथ आर प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। देन एक ड्रग पिल हुआ था दैट इज कॉल्ड एज मोलनुपिरावीर। सो about 13 companies in India, they are going to manufacture molnupiravir in India. Now coming to the foreign page, so यहाँ पे जो important news है अभी इंडिया और चाइना से रिलेटेड है। तो हम पहले से जानते हैं, हमने देखा था कि चाइना ने अराउंड 15 प्लेसेस को अरुणाचल प्रदेश में रीनेम करने का कोशिश किया हुआ है। So 15 places in Arunachal Pradesh will be renamed by China. It means it shows that Arunachal Pradesh is a disputed territory. But according to the Indian version, Ministry of External Affairs, there is no dispute in Arunachal Pradesh. और चाइना ने पहले भी ये काम किया हुआ है। इनफैक्ट अरुणाचल से एक बहुत ही पुराना केस है दैट इज़ ऑफ स्टेपल वीज़ा, कि जो अरुणाचल प्रदेश से चाइना में जाना चाहता है दे कैन हैव द स्टेपल वीज़ा फ्रॉम चाइनीज अथॉरिटीज़, बट ऑल दिस आर नाउ just an attempt by China to up the ante in eastern sector. तो अगर हम ईस्टर्न सेक्टर देखेंगे तो ये दिस इज डिमार्केटेड बाय मैकमैहोन लाइन। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया चाइना के इश्यूज जो हैं, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम गालवान वैली मई 2020, देन इट इज़ फॉलोड बाय कमांडर लेवल टॉक्स एंड देयर इज डिसएंगेजमेंट एट गोगरा पैंगोंग लेक। ये जो दो जगह पे
डिसएंगेजमेंट सक्सेसफुल रहा। देन हॉट स्प्रिंग, जब 13 कमांडर लेवल टॉक होने लगा तो हॉट स्प्रिंग इशू वॉज टेकन अप, बट still the disengagement could not take place. Now there are 3 areas where the disengagement by People's Liberation of Army still to be discussed. These are Demchok, Hot Spring and Depsang Plains. The second is about the new border law. तो बीजिंग में एक न्यू बॉर्डर लॉ पास हुआ है. दिस न्यू बॉर्डर लॉ ऑथराइजेस चाइना टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज. Next is what is the impact of this bilateral border dispute or border dispute between India and China trade. तो हम देखेंगे bilateral trade it is continue to boom और 2021 में अगर हम देखेंगे so the two-way trade has reached $114.26 billion. अगर हम चाइनीज एक्सपोर्ट्स देखें इंडिया में then it is $87.9 billion. अगर हम इंडियन एक्सपोर्ट्स देखें then it is just $26.35 billion. So it is like कि इंडिया और चाइना के ट्रेड में देयर इज़ अ वेरी ह्यूज ट्रेड डेफिसिट एंड इट इज़ इन द फेवर ऑफ चाइनीज. द नेक्स्ट इज द फायर रेवेजेस साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट. तो साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है दैट इज़ यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं. जैसे कि हमने आंध्र प्रदेश में देखा था एक बिल पास हुआ था फॉर 3 कैपिटल्स. सिमिलरली ये साउथ अफ्रीकन मॉडल है. तो साउथ अफ्रीकन मॉडल में इफ़ यू जस्ट टॉक देन केप टाउन है, then Pretoria है, and then there is one more town, it is Bloemfontein. तो यहाँ पे अगर हम केप टाउन देखेंगे तो दिस इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल एंड ब्लोएमफॉन्टेन इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. द नेक्स्ट इज ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके से रिलेटेड है. फ्रांस रिमूव्स EU फ्लैग फ्रॉम आर्क दे ट्रियम्फ. So France at the turn of the new year is holding the presidency of the European Union Council. European Union Council means it is the council of the head of the state of all the 27 member states of European Union. अब France is the president of the EU Council. तो in respect of that France में क्या हुआ कि वहाँ के authorities ने ब्लू कलर फ्लैग रेस किया इन एट प्रोमिनेंट साइट्स लाइक आर्क द ट्रम्प, एयरफील टावर एंड पैंथियन. बट वहाँ पे कुछ राइट विंग अपोनेंट्स हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के. दे एक्यूज देम ऑफ इरेजिंग द फ्रेंच आइडेंटिटी. इन रिस्पॉन्स टू दैट दिस ब्लू कलर फ्लैग विच इज ऑफ यूरोपियन यूनियन, एज यू कैन सी ब्लू कलर फ्लैग विद स्टार्स, इट वॉज रिमूव फ्रॉम आर्क द ट्रियम्फ. आर्क द ट्रियम्फ जो है इट इज़ द मॉन्यूमेंट ऑफ वॉर डेड पीपल. द नेक्स्ट इज पिलग्रिम्स प्रे एट रीबिल्ड पाकिस्तान टेम्पल. तो पहले हम ये पाकिस्तान में जो टेम्पल है जहाँ पे मिडल ईस्ट से, इंडिया से और US से लोग जाते हैं विजिट करने. पहले इसका हम नाम देख लेते हैं. द नेम इज़ परमहंस जी इन करक डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ इन तेरी विलेज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा. ओके, तो ये लास्ट ईयर इसको इस्लामिक रेडिकलिस्ट लोग ने इसको डैमेज कर दिया था. इसी देखिए यहाँ पे नाम है जामियात उलेमा ए इस्लाम फजल विच हैड वैंडलाइज्ड द समाधि ऑन December 30th 2020. इसको पहले भी डिमोलिश किया गया था इन 1997. नाउ दिस टेम्पल इट हैज़ बीन रिनोवेटेड. इट इज़ द 100-year-old renovated temple of Maharaja Paramahansa Ji, and then people from India, Middle East and US visited this temple to offer prayer. Now coming to the editorial. Now the first editorial is fair and safe. तो यहाँ पे देखिए why it is fair and safe. तो इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स असेंबलीज के. कौन कौन से? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो इट इज़ गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब. ठीक है. अब हम इस वक्त वी आर सीइंग द न्यू वेव ऑफ कोविड-19, राइजिंग न्यू वेव ऑफ कोविड-19 बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन. जब हम सेकेंड वेव के टाइम देखते हैं तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन था. व्हेन देयर वाज वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन, at that time the country was hit by the second wave which was driven by Delta variant. Okay, अब the same history is being repeated. इस assembly election के बाद we saw surge in cases in West Bengal and other parts of the country. Now there is a need for caution when the 5 states are going for the assembly election this year. तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे सुशील चंद्रा,
उन्होंने उत्तर प्रदेश की बात की है कि उन्होंने अनाउंस भी किया था, कल के न्यूज़पेपर में भी था ये कि all parties in Uttar Pradesh they want that election should be held on schedule. So this throws a plethora of challenge to Election Commission of India to also implement the COVID appropriate behavior during these crucial elections. So यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये लागू कब होगा, एक बार अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ गया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में कब आता है, पहले तो इलेक्शन कमीशन की टीम जहाँ पे भी इलेक्शन होना है वहाँ पे विजिट करती है to find out that whether the ground situation is good enough to hold the election, and if the ground situation is good enough to hold the election, then the model code of conduct is announced. Once the model code of conduct is announced, तब वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में चले जाता है। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2020 में बिहार असेंबली इलेक्शंस के वक्त एक कोविड रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस बनाया था, एक शेड्यूल बनाया था। नाउ दैट विल बी implemented over there. तो यहाँ पे wearing of masks during the whole election process, फिर campaigning to casting of votes, holding rallies on identified grounds with social distancing norms and reducing the number of people to be in road shows, ऐसे protocols वहाँ पे follow किए जाते हैं। Now the next is patchwork policy. नाउ फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको एक टर्म समझना होगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जब आपका इनपुट टैक्स इज ग्रेटर देन द आउटपुट टैक्स। तो अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, अगर यार्न पे, ठीक है, अगर टैक्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फाइनल गुड, फाइनल टेक्सटाइल, then it is called as inverted duty structure. Now this inverted duty structure was witnessed in textile sector. कैसे? तो देखते हैं कैसे। तो अगर हम देखेंगे कि यार्न की अगर हम बात करें, सो यार्न पे इट वाज ऑलमोस्ट अ 15% टैक्स रेट, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि टेक्सटाइल्स का जो इनपुट होता है यार्न एंड अदर थिंग्स, सो देर वॉज अ नीड फॉर रैशनलाइजेशन ऑफ स्लैब्स। सो अगर हम देखेंगे कि मैन मेड फाइबर पे 18% टैक्स लगता है, ठीक है, और यार्न पे 12% टैक्स लगता है। अगर उस वक्त अगर हम फाइनल फैब्रिक की बात करें तो इट वाज ओनली 5%। सो दिस इज़ द केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनपुट पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, आउटपुट पे कम टैक्स लग रहा है। सो जस्ट टू रैशनलाइज दिस रेट स्ट्रक्चर, सो द GST काउंसिल हैड पुट the textile sector and had increased the GST rate from 5% to 12%। साथ साथ में जितने भी लेदर वर्क्स होते हैं विच इज़ लेस दैन ₹1000, लेदर शूज़ एक्सेट्रा, उनके ऊपर भी रेट बढ़ा दिया गया था। सो देर आर सर्टन स्टेट्स विच ऑब्जेक्टेड टू इट, स्पेशली गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सो नाउ द न्यू GST आफ्टर बिफोर दिस कुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने फ्रीज किया इस रेट के ऊपर, एंड नाउ इट विल रिमेन ओनली 5%। एट द सेम टाइम अ कमिटी हैज़ बीन सेट अप कंसिस्टिंग ऑफ द स्टेट्स विच आर गोइंग टू rationalize this inverted duty structure across products, and they are also going to review this multiple rate slabs of GST regime. This NSP cannot change Pakistan's direction. तो यहाँ पे NSP का क्या है, National Security Policy of Pakistan, which was approved at the National Security Committee 36th meeting of the Pakistan. यहाँ पे it is for the 5 year 2022 to 2026. इसके जो salient features हैं, that is to ensuring the safety, security and dignity of the citizen. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी हैज़ बीन पुट एट द कोर। फाइन। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान के सिविलियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा हमेशा से देखा गया है कि दे आर लाइक एट द डाइवर्जेंस फ्रॉम ईच अदर, बट इफ द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ बीन पास्ड, इट मीन्स there has been a fundamental change where military and civilian government is on the same page. Okay, now over here there are certain flaws which has been highlighted by Vivek Kaju, who has been the retired Indian Foreign Service officer. वो कहते हैं कि अगर हम आर्मी की बात करें तो आर्मी हमेशा से एक साइलोज में वहाँ पे काम करती है। आर्मी का वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है और उसके एक्सपेंडिचर को आर्मी कभी
बताती नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट विद दैट। यहाँ तक कि देर आर वेरियस टर्म्स विच हैज़ बीन coined for this type of things, where military is making expenditure, military is investing in real estate sector, etc., in the name of protecting the country from the external and internal threat. So over here, since there is no transparency in the expenditure of military, some people have named it military.inc, means एक टाइप का ये बता रहा है कि हाउ द मिलिट्री फंक्शंस ओवर देयर। सेकेंड इज कि अगर पाकिस्तान को अपना सिचुएशन इम्प्रूव करना है फॉर इट्स सिटीजन्स, तो उसका जो एक पॉलिसी है वेयर इट इज़ टू मच ऑब्सेस्ड विद इंडिया, इट हैज़ टू बी गिवन अप, बिकॉज पाकिस्तान ऑलवेज लुक इटसेल्फ लाइक सिंस इट वॉज बॉर्न फ्रॉम द टू नेशन थियरी, सो इंडिया को अपना सबसे बड़ा एडवर्सरी मानता है, एंड देन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर। द सेकेंड इज़ अबाउट द चाइना। तो अब क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जियो पॉलिटिकली पाकिस्तान इज सराउंडेड बाई इंडिया, फिर अफगानिस्तान में भी इशू अभी जो है करेंटली स्टेबल नहीं है, तो पाकिस्तान लुक्स टुवर्ड्स चाइना। चाइना ने भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है इन द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड दिस कॉरिडोर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल by for providing connectivity, port development, power production and other investment। पर अगर हम बात करें कि इस इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान को अगर और भी बेनिफिट लेना है, then it should open up the trade with India। The next is about the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये प्रोग्राम जो था it was launched in 2017। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव था द कैश इंसेंटिव ऑफ ₹5,000 डायरेक्टली टू द बैंक और पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें अपने देश में तो इफ़ यू वांट टू डिक्रीज द मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, currently it in India it is 113 per 1 lakh live births, means 113 women are dying per 1 lakh live birth। it is very high। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो वहाँ पे टारगेट है 70 to 72 का, बट ओवर हियर इट इज़ 113, ऑलमोस्ट डबल। सो यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑफ चिल्ड्रन, तो गवर्नमेंट केम अप विद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को अगर ₹5,000 होगा देन इट विल कंपनसेट फॉर द वेज लॉस। बट अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी ऑन द ग्राउंड, तो अभी भी अराउंड 60% ऑफ द वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस प्रोग्राम। उसके बाद अगर हम डेटा देखें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो 2020-21 में more than 50% of the registered beneficiaries did not receive all the 3 installments, and second there was a 9% drop in enrollment under the scheme। उसके बाद अगर हम बजटरी एलोकेशन देखें इस स्कीम के लिए, तो बजटरी एलोकेशन भी बहुत कम हुआ है, इट हैज़ बीन reduced by 20% फॉर 2021-22। गवर्नमेंट का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड एज सामर्थ्य, उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, जेंडर बजटिंग एंड प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। इसका जो ओवरऑल बजट है इट इज़ 2,522 करोड़ विच वॉज इक्विवेलेंट टू द बजटरी एलोकेशन टू PMMVY इन द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंडिंग भी कम होते जा रही है और बेनिफिशरीज एक्सक्लूजन भी ज़्यादा है। सो व्हाट आर द वे आउट? तो यहाँ पे हम कुछ स्टेट्स का एग्जाम्पल लेंगे, इट इज़ लाइक अ केस स्टडी। जैसे कि ओडिशा का एक प्रोग्राम है ममता, देन तमिलनाडु का है डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दिस प्रोग्राम्स प्रोवाइड्स द वे आउट। जैसे कि अगर हम ममता की बात करें ओडिशा में, दे आर ऑफरिंग द कंडीशनल कैश ट्रांसफर ऑफ ₹5,000 एज मैटरनिटी बेनिफिट फॉर अप टू 2 लाइव बर्थ्स फॉर मोर देन अ डिकेड। मतलब देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है, इट इज़ दिस प्रोग्राम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ, बट ममता इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 लाइव बर्थ। ओके, क्यों ऐसा है? तो हम देखेंगे, अगर हम देखें तो जो टोटल लाइव बर्थ्स होते हैं इंडिया में 49.5% आर द फर्स्ट ऑर्डर बर्थ एंड 29.9% आर सेकेंड ऑर्डर बर्थ। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन आउट? तो पहला तो यही है कि जो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना है जो अभी खाली सिंगल चाइल्ड के लिए है, सिंगल लाइव बर्थ के लिए है, दैट शुड बी डबल लाइव बर्थ। ओके, इट शुड बी इंक्लूडेड। सेकेंड जो है, जो यहाँ पे जो अमाउंट स्लैश किया गया है हमें उसको
बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ₹5,000 जो है वो सिर्फ 1 ईयर अमाउंट है एंड इट इज़ इक्वल टू 1 मंथ वेज ओनली। द नेक्स्ट इज़ दैट हमको सिंप्लीफाई करना होगा प्रोसेस। अभी अगर इसको हम रजिस्टर करने जाएं तो अगर आज हम रजिस्टर करने जाते हैं स्कीम के लिए तो बहुत कुछ इसमें लगता है। फॉर एग्जांपल मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ हस्बैंड, बैंक पासबुक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑल द 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो ये क्या करता है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको खुद डिले कर देता है एंड मैनी ऑफ द बेनिफिशरीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर। नाउ कमिंग टू द क्रिप्टो एसेट कॉन्ड्रम। तो क्रिप्टो एसेट कॉन्ड्रम में जैसे कि हम जानते हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द पार्लियामेंट टू बैन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ओके, एंड एनेबलिंग RBI टू लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड एट द सेम टाइम जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, ठीक है, उसको भी बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नाउ ओवर हियर वाई क्रिप्टो करेंसीज आर टू बी बैंड। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिप्टो करेंसी जो होता है पहली बात तो एक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, शेयर मार्केट की तरह। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस में एक टाइप का एनोनिमिटी होता है विच कैन गिव राइज टू टैक्स इवेजन, क्राइम, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ओके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इसको बैन करने का फेवर किया है। बट एट द सेम टाइम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इट इज़ टू बी यूज्ड, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए नहीं है, उसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नाउ कमिंग टू दिस आर्टिकल, सो दिस आर्टिकल इज़ गिविंग यू अ समरी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन वन लास्ट ईयर। तो हम अगर इंडिया को देखें, सो इंडिया, सो चाइना के साथ वी हैड अ बॉर्डर डिस्प्यूट, बट एज वी सॉ द ट्रेड वॉज गोइंग ऑन। At the same time, if we will just see that there is already a disengagement at Pangong, So and Gogra. Then next coming to Afghanistan. So Afghanistan के साथ India has already organized the 3rd regional security dialogue headed by NSA, and then there was India Central Asia, 3rd India Central Asia dialogue which focused on Afghanistan. Again under India's presidency at United Nations Security Council, UNSC Resolution 2593 was passed, which called on that Taliban should not allow Afghanistan to become a terror haven. Then at climate change also, India navigated the challenge, and though there was a demand that India should commit to net zero emission by 2050, but India has set its target to 2070. Then again India became the part of Western Quad, which is also called as Economic Quad. Then there was the delivery of S-400 Triumph missile from Russia, and there was the fear of Karza sanction, but there was no Karza sanction on India. Then the next is about the Myanmar. So our foreign secretary Harshvardhan Singla, he visited Myanmar and he gave about 1 billion doses to Myanmar. So we will just see that Indian diplomacy, it was characterized with readiness to deal with friends and foes alike. So this is the summary of the news. The next is India का vaccination target. So December 31st was the target to inoculate all the eligible population in India, but by December 31 India has inoculated the first dose vaccine only to 89.4% of its population and 64.2% as the second dose. Okay, they have received the second dose. अगर हम पूरा प्रोग्रेस की बात करें तो गुजरात और कर्नाटका they are way ahead and they will achieve this target very soon, but उत्तर प्रदेश and पंजाब यहाँ पे they may take months to achieve the target of fully vaccinated individuals. So that's all for today, friends. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.